हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द एस्टर इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एट दिस। तो ये आपका एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के साथ, जिसमें आपका एस्टर प्लस वाटर बन रहा है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो हम एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा राइट द कंसंट्रेशन रेशियो क्यूसी। आपको क्यूसी कैलकुलेट करना है। नोट दैट वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इट इज़ नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में है तो उसके कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम वाटर बना रहे हैं या फिर 1-2 मोल वाटर यूज़ हो रहा है और वाटर ही एज ए सॉल्वेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में वाटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को सोच के देखें कि 5 या 10 लीटर आपके पास पानी है, उसमें 1-2 मोल अगर वाटर रिएक्ट भी कर जाता है तो वाटर के कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि वाटर एक्सेस में नहीं है और ना ही वो सॉल्वेंट है। इट मीन्स दैट आपको वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं मानना है और उसके वैल्यू को मेंशन करना होगा। तो जब मैं पहला पार्ट अगर क्यूसी का एक्सप्रेशन में लिखता हूँ तो वो आ जाएगा एस्टर का कंसंट्रेशन CH3COOC2H5 multiplied by concentration of water divided by concentration of acetic acid and multiplied by concentration of C2H5OH। तो ये आपका QC का एक्सप्रेशन होगा। अब मैं अगर आऊँ सेकेंड पार्ट पे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे अगर हम आएँ तो सेकेंड पार्ट कह रहा है 293 केल्विन इफ़ वन स्टार्ट विद 1.00 मोल ऑफ एसिटिक एसिड and 1.180 mole of ethanol, there is 0.071 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant। तो यहाँ पे हमको equilibrium constant निकालना है, जबकि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के 1 और 1.180 मोल लिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टाइकियोमेट्री है वो तो आपकी 1-1 की ही है, मतलब 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल इथाइल एसीटेट और 1 ही मोल वाटर बना सकता है अगर पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा देखते हैं। एक्सप्रेशन केसी का तो क्यूसी जैसा ही रहता है, बस हमें इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन लेने। तो यहाँ पे हम लोग केसी का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो ऊपर आएगा इथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन विच विल बी 0.171 डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वाटर के मोल अपॉन उसका वॉल्यूम। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि स्टाइकियोमेट्री अगर 1-1 की है तो उस केस में दोनों के बराबर ही मोल बनने वाले हैं। अब आप एसिटिक एसिड 1 मोल लेकर अगर चले थे और 0.171 मोल अगर इथाइल एसीटेट बन गया है, तो अब हमारे पास जो एसिटिक एसिड बचा होगा वो बचा होगा 1 माइनस 0.171 डिवाइडेड बाई V। और इसी प्रकार से इथाइल अल्कोहल जो हमारा बचा होगा वो होगा 1.180 माइनस 0.171 डिवाइडेड बाई V। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 0.03495। यहाँ तक की डिजिट के लिए लिख लिया जाए, इसके आगे की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका केसी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आ जाएं थर्ड पार्ट पे। सी पार्ट इज स्टार्टिंग विद 0.500 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1.00 मोल ऑफ एसिटिक एसिड and maintaining it at 293 Kelvin, 0.214 mole of ethyl acetate is found after some time. Has equilibrium reached or not?
तो यहाँ पे आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम आया है या फिर नहीं इन कंडीशंस के लिए, जबकि आपके ये मोल्स दिए हुए हैं। तो काफ़ी हद तक ये आपके सेकंड पार्ट जैसा ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम Q निकालते हैं। Q की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी सेम वे में जिस प्रकार से Kc की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। अगर Q Kc के बराबर आता है तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम आ गया है, और अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब होगा कि इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जैसा हमने सेकंड पार्ट किया उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड पार्ट में 0.171 मोल आपका इथाइल एसीटेट बना था, जबकि यहाँ पे 0.214 मोल बना है। तो हम लिखेंगे 0.214। वॉल्यूम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे के वॉल्यूम कट जाएंगे। 0.214 मल्टीप्लाइड बाई 0.214 डिवाइडेड बाई, इस बार यहाँ पर 1 मोल एसिटिक एसिड लिया गया था तो 1 माइनस 0.214, और एथेनॉल जो लिया गया था वो 0.5 मोल लिया गया था, तो उसमें से भी 0.214 मोल माइनस आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आती है 0.2037। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो Q की वैल्यू आई है वो आपकी K से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। आंसर हो जाएगा नॉट एट इक्विलिब्रियम। अब फोर्थ पार्ट की ओर अगर हम लोग चलें, डी पार्ट जो कि आपका दिया हुआ है, तो डी पार्ट में हमारा बोल रहा है वी डू नॉट यूज़ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन फॉर दिस रिएक्शन। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन को क्यों यूज़ नहीं किया जाता है इस रिएक्शन के लिए? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज़ करें, आप इस इक्वेशन पे आ जाएं कि अगर आप वाटर के कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी तो एस्टर आपका फॉर्म नहीं हो रहा होगा। इस वजह से यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया जाता है। क्या रीज़न हो गया? क्योंकि ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी। अब आप ई पार्ट की ओर अगर आएँ, ई पार्ट आपका है वाई इज़ सम concentrated sulfuric acid usually added to the reaction mixture for the laboratory preparation of the ethyl acetate। तो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे दो यूज़ होते हैं। एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा होता है, कैटालिस्ट, और दूसरा काम क्या होता है कि ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। तो अब दोनों यूज़ अगर समझे, कैटालिस्ट का तो मैकेनिज़्म बेस्ड है उसका कि किस प्रकार से H+ आयन बेसिकली वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपका इथाइल एसीटेट फॉर्म करता है। और डिहाइड्रेटिंग आप तुरंत देख सकते हैं कि अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो वाटर के कंसंट्रेशन को घटा देगा, और अगर वाटर के कंसंट्रेशन को उसने घटाया तो इट मीन्स दैट रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जो कि आपका एसीटेट फॉर्मेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वजह से यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। नाउ टू द एफ पार्ट। F part is given since the heat of reaction is nearly zero for this reaction, how will the equilibrium constant depend upon the temperature? हाँ, ये एक ज़रूरी बात है यहाँ पे जानने वाली कि जो भी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन रहती हैं इनका जो डेल्टा H आता है वो नियरली जीरो आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो रिएक्शन लो टेम्परेचर को सपोर्ट करती है, और अगर एंडोथर्मिक हो तो हाई टेम्परेचर को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर रिएक्शन का डेल्टा H ही काफ़ी हद तक ज़ीरो के आसपास है तो उस केस में क्या किया जाए? तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो रिएक्शन है आपकी वो अराउंड
50 टू 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास बेस्ट रिज़ल्ट देती है, और इससे कम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर दोनों तरफ ही जाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी स्लो हो जाती है। तो एग्जैक्टली कोई एक पैटर्न नहीं है, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड डाटा है कि आपका 50 से 60 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये बेस्ट रिज़ल्ट देती है, और फिर चाहे आप अगर टेम्परेचर घटा रहे हों या फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हों, दोनों ही केसेस में हमको ये देखने को मिलता है कि रिएक्शन रेट आपकी डिक्रीज़ हो गई, मीन्स प्रोडक्ट आपका कम बनने लगता है। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।